प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 10 के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसके अध्याय विश्लेषण के बारे में, शिक्षा के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, अधिगम के बारे में और शिक्षा के प्रकार के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास। तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित होती थी, गुरुकुल पद्धति पर आधारित होती थी। इसमें दोस्तों दो मुख्य चीजें होती थी, पहला गुरु और दूसरा शिष्य। तो दोस्तों, जो इसमें शिक्षा होती थी वह धर्म और दर्शन से संबंधी शिक्षा दी जाती थी। और इसमें दोस्तों वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इसमें शिक्षा का प्रावधान किया जाता था। दोस्तों, वैदिक शिक्षा प्रणाली में कई चीज आती थी, जिसमें 8 मुख्य चीजें आती हैं, जिसके आधार पर ये वैदिक शिक्षा प्रणाली बनी है। उस वैदिक शिक्षा प्रणाली में दोस्तों 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 108 उपनिषद और 6 दर्शन, जिसमें सांख्य, मीमांसा आपने सुना ही होगा। और इसके बाद दोस्तों भगवत गीता तथा स्मृतियां। ये दोस्तों वैदिक जो शिक्षा प्रणाली होती थी उसके ये मुख्य भाग थे। इन्हीं को दोस्तों हम वैदिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ेंगे, इन्हीं को वैदिक शिक्षा प्रणाली में पहले पढ़ाया जाता था। और दोस्तों एक और मुख्य बात, इस जो ये सभी ये वेद, वेदांग, उपनिषद यानी कि ये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली होती थी वो संस्कृत भाषा में होती थी, संस्कृत भाषा पर आधारित होती थी। तो दोस्तों इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा होती थी वो किस टाइप से होती थी, यानी कैसे पढ़ाया कैसे जाता था। तो दोस्तों उसमें उस समय में दोस्तों स्मृति तथा श्रुति इन 2 आधारों पर शिक्षा दी जाती थी। स्मृति मतलब याद करना और श्रुति मतलब सुनना, यानी कि सुनकर ही याद करना होता था, सुनकर ही सभी चीजें अपनी बातें याद करनी होती थी। जो भी ज्ञान गुरु हमें देता था, यानी कि जो भी शिष्य को ज्ञान देता था गुरु, वो सब शिष्य को याद करना होता था। उसके बाद दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो वेद हैं उन वेदों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों मुख्यतः 4 वेद हैं, मुख्य क्या 4 ही वेद हैं। तो 4 वेद है दोस्तों, पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी कि चैप्टर लगा सकते हैं आप। सामवेद दोस्तों जो संगीत से रिलेटेड प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है, ये सबसे प्राचीन वेद है संगीत से रिलेटेड। इसमें दोस्तों जो मंत्र हैं वो इसमें सिर्फ 75 नए मंत्र हैं, बाकी जब जो भी हैं वो सारे पुराने ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इन्हें इस टाइप से बनाया गया है कि ये संगीत किया जा सके, इनको गाया जा सके, इस टाइप से इन मंत्रों का विवादन इनमें किया गया है। उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद है। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञों से संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है, इनके बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। चौथा है दोस्तों ब्रह्मवेद, अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें चिकित्सा और विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, टोना टोटका के बारे में भी इसमें जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा और उपाधियों के बारे में। तो दोस्तों परीक्षा, इसमें मुख्यतः कोई परीक्षा नहीं होती थी। जो गुरु होता था वह अपने मुख से ही शिष्य से प्रश्न पूछता था, और जब जो शिष्य होता था वो प्रश्न का अगर सही उत्तर दे देता था तो उसे उत्तीर्ण मान लिया जाता था। उपाधियां भी इसमें मुख्यतः नहीं होती थी। उपाधियां लगभग दोस्तों जैसे इसमें होता था, जैसे 12 वर्ष की शिक्षा होती थी, अगर उसे कोई शिष्य पूरी कर लेता था, कोई व्यक्ति उसे पूरी कर लेता था तो उसे दोस्तों स्नातक की उपाधि मिल जाती थी, उसे स्नातक बोला जाता था। या 12 वर्ष कह लो, या फिर एक वेद का अगर वो पूर्ण ज्ञाता हो जाता था तो उसे स्नातक कहा जाता था। उसके बाद जो 24 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेता था, उत्तीर्ण कर लेता था, या फिर 2 वेद की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता था, उसे दोस्तों वसु कहा जाता था। और ऐसे ही 36 वर्ष की जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था, 36 वर्ष की जो शिक्षा सीख लेता था, या फिर 3 वेदों की जानकारी प्राप्त कर लेता था, उसे दोस्तों इसमें रुद्र कहा जाता था। और ऐसे ही जो 48 वर्ष की ज्ञान ले लेता था और या फिर 4 वेदों का ज्ञाता हो जाता था, उसे आदित्य कहा जाता था। तो ये थे दोस्तों परीक्षाएं और उपाधियां।
इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, यानी कि जो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते थे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य तो ये होता था कि जो व्यक्ति होता था उसका व्यक्तित्व का निर्माण करना होता था, उसका सर्वांगीण विकास करना होता था, समाज में उसको डालना होता था, समाज के अनुसार उसके नियमों कानूनों को उसमें जानकारी प्रदान की जाती थी। और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो वैदिक कालीन संस्कृति होती थी और समाज होता था उसको सुरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता था। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे शिक्षक के प्रकार, यानी कि कितने टाइप के शिक्षक प्राचीन काल में वैदिक काल में होते थे, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक कितने प्रकार के होते थे। तो सबसे पहले दोस्तों आता है आचार्य। तो दोस्तों आचार्य जो होता था वो वेदों को पढ़ाता था और ये फ्री होता था, यानी कि बिना किसी फीस के ही जो आचार्य होता था वो वेदों का ज्ञान शिष्यों को दे देता था। इसके बाद दोस्तों उपाध्याय होता था, जो वेदों को या वेदांगों को पढ़ाने के बदले फीस लेता था, यानी कि ये फीस वाला होता था, यानी कि कुछ ना कुछ अपनी जो दक्षिणा दान दक्षिणा लेता था। उसके बाद चरक होता था। चरक दोस्तों ये शिष्य होते थे जो जैसे भ्रमण करते हैं पूरे देश का दौरा करते हैं, जैसे पूरे देश में घूम फिर कर ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो अपना ज्ञान है उसे देते हैं। तो ये वो होते थे। शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा है गुरु। गुरु ये जो गृहस्थ होते थे, गृहस्थ जो गुरु होते थे ये शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान करते थे और अपने गृहस्थ जीवन की पालना करते थे। उसके बाद युधिन सात्विक देखने को मिलते हैं। युधिन सात्विक दोस्तों ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध होते थे, ये बहुत विद्वान होते थे और दूर दूर से लोग इनके से जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके पास आते थे। इसके बाद दोस्तों लगभग यही है। इसके बाद एक और जो रह जाता है वो है सिख। ये सिख प्रकार दोस्तों शिक्षक का ये कलाओं के बारे में जानकारी देता था, जैसे नृत्य गान आदि कलाओं के बारे में ये शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देता था। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों में दोस्तों सबसे पहली आ जाती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि या फिर हम इसे कंठस्थ विधि कह सकते हैं। इसमें जो गुरु होता था वो शिष्यों को वैदिक मंत्र या जो भी नियम होते थे उन्हें कंठस्थ करवाता था, उन्हें बच्चों को सिखाता था और जब बच्चे इन्हें सुनते थे तो वह कंठस्थ करते थे, उन्हें लगातार याद करते थे और जब उन्हें याद हो जाता था तो वो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनका प्रयोग करते थे। इसके बाद दूसरी जो विधि होती थी वो होती थी व्याख्या या फिर दृष्टांत। जब शिष्य इन जो वैदिक मंत्रों का कंठस्थ करने के बाद इनका उच्चारण करने योग्य हो जाता था तो उसके बाद जो गुरु होता था वो इनकी व्याख्या करता था, यानी कि उन्हें समझाता था अलग तरीके से, जैसे उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, या फिर दृष्टांत यानी कि यमक रूपक या किसी और तरीके से, जैसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर कुछ अलग अलग उदाहरणों के साथ बच्चों को सिखाता था। ये दूसरी विधि होती थी पढ़ाने की, शिक्षण की, ये दूसरी विधि होती थी। इसके बाद दोस्तों होती थी तीसरी विधि प्रश्नोत्तर विधि या शास्त्रार्थ विधि। शास्त्रार्थ विधि में दोस्तों जो प्रश्नोत्तर होते थे इसमें जो पहले अनुकरण होता था, बच्चों को कंठस्थ करवाया जाता था, उसके बाद उनकी व्याख्या की जाती थी। और तीसरी विधि में दोस्तों होता था कि जैसे उनको व्याख्या की जाती थी, बच्चों को सब पढ़ा दिया जाता था, उसके बाद जो होती थी उनके जो बच्चों के मन में जो प्रश्न होते थे उनको पूछने के लिए उन्हें कहा जाता था। उनके मन में जो शंकाएं होती थी वो बच्चे पूछते थे और उनके बाद दोस्तों जो शिष्य है उनसे अपना जो उत्तर प्राप्त करता था गुरु से। और ऐसे ही शास्त्रार्थ होता था और विभिन्न विद्वान दूर दूर से बुलाए जाते थे, उनका आयोजन किया जाता था और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, शिष्यों के बीच में, गुरुओं के बीच में जो शास्त्रार्थ होता था, ज्ञान की बातें होती थी और जिनसे बाकी के शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे उनसे अलग अलग सीखते थे। इसके बाद दोस्तों होती है चौथी विधि होती थी कथन, प्रदर्शन और अभ्यास। ये होगी चौथी विधि। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो दोस्तों इस विधि में जो होता था, जो गुरु पहले उनको पढ़ाता था, उनको समझाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, शिक्षा देता था किसी भी टॉपिक के बारे में। वह वो टॉपिक किसी भी टाइप का हो सकता है, जो कृषि के बारे में हो सकता है, वो किसी युद्ध कला के बारे में भी हो सकता है, वो किसी और कौशल के बारे में भी हो सकता है, वो गान के बारे में हो सकता है, वो नृत्य के भी बारे में हो सकता है। तो इसी प्रकार की जो शिक्षाएं दी जाती थी। कथन के बाद जैसे दोस्तों वो
उन्हें समझा देता था। उसके बाद दोस्तों वो खुद उन्हें करके दिखाता था। जैसे कोई कला, युद्ध कला में जैसे तलवारबाजी है, वो पहले गुरु जो तलवारबाजी सिखा के वो पहले बच्चों को सिखाता था, और उसके बाद दोस्तों उनको अभ्यास करने के लिए कहता था। पहले खुद सिखाता था, फिर उन बच्चे उसका अभ्यास करते थे, जिससे बच्चे सीखते थे। इसके बाद दोस्तों 5वीं जो विधि है वो है हमारी कहानी। दोस्तों ये मुख्यतः जो प्राचीन काल में राजकुमार होते थे, जो बड़े बड़े घरानों में जो बच्चे होते थे, उनके लिए ये विधि मुख्यतः यूज की जाती थी गुरुकुल प्रणाली में। इस विधि के अनुसार दोस्तों बच्चों को कहानी सिखाई जाती थी, शिष्यों को, और उस कहानी के बाद दोस्तों उनसे प्रश्न पूछा जाता था कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। यानी कि कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। एक और विधि आ जाती है दोस्तों, जो होती है तर्क, 6th तर्क, ये नीचे नहीं आएगा। तो तर्क विधि होती थी। तो इसमें दोस्तों क्या होता था, इस विधि में होता था कि अलग अलग विद्वान आते थे, आपस में तर्क करते थे। ये एकदम बिल्कुल लगभग शास्त्रार्थ की टाइप ही होता था, और अपने अपने तर्क रखते थे, और जो ज्यादा तर्कशील जो होता था उसे ही विजेता मान लिया जाता था। इस प्रकार से ये 6 विधियां हो गई शिक्षण की। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम करेंगे प्राचीन भारत में जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और अन्य जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।